जनता सरकार क्यों चुनती है इस देश में? जनता सरकार इसलिए चुनती है कि सरकार उनकी रक्षा करे, सरकार जनता के हित के लिए काम करे। जिस जनता ने आपको चुन करके गद्दी पर बिताया, उसी जनता को सड़क चाप कहने वाले अरे बेवकूफ, तुम कहाँ के समझदार मुख्यमंत्री हो? तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आओ? ये तुम्हारा एटीट्यूड है। अपने ही पब्लिक को तुम सड़क चाप कहते हो, बेकार के कहते हो। तुमको तो चुनियों में पानी में डूब मरना चाहिए मेरे भाई। अरे वो कौन सा वीडियो में वो रस्सी दिखा रहा था ना, एक सुसाइड करने के लिए। चलो हम लोग 5-20 रुपया उठा के सुसाइड करने के लिए रस्सी खरीद के इसको देते हैं। शर्म की बात है। अपने जनता को सड़क चाप कहते हो, अपने जनता को बेवकूफ कहते हो। तो सोने के महलों में रहने वाले, सोने का दाल चावल खाने वाले, हीरे मोती के बिस्तरों में सोने वाले, तुमको किसने बुलाया था जनता के बीच में? तुमको आने की क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री बनने की? तुम सोने का पुतला बनकर अपने महल में एक स्टैचू बनकर सज कर रहते। इतने महीने से हम चीख कर चिल्ला कर कह रहे हैं अरुणाचल में भ्रष्टाचारी हो रही है, भ्रष्टाचारी हो रही है। जब कभी भी हम भ्रष्टाचारी की बात करते हैं, तुम पलट कर एक ही जवाब देते हो, ये लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो बताओ, चलो, ना मैं एमएलए हूँ, ना मैं ग्राम पंचायत मेंबर हूँ, ना मैं जिला परिषद मेंबर हूँ, ना मैं एमपी हूँ, तो किस लिहाज से मैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर मैं तुम्हारे खिलाफ जाऊंगी? तुम्हें मुख्यमंत्री कुर्सी से उतार करके मुझे क्या हासिल होगा? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम मुख्यमंत्री बनो या नहीं बनो। मुझे केवल और केवल मेरा इंटरेस्ट है सीबीआई और ईडी लगवा दो। तुम खुद ही आगे बढ़ के क्यों नहीं आते हो नामुराद बेवकूफ? तुम खुद ही आगे बढ़कर आओ, खुद ही आगे निकलो, फाइल प्रोसेस करो, अरुणाचल में सीबीआई रिकमेंड करो, ईडी रिकमेंड करो, फिर तुम अपने जगह तुम अपना राजनीति चलाते रहो। जनता खुश तो हम सब खुश। तुम्हारे जनता में एक जनता मैं भी हूँ, मैं तुम्हारी जनता हूँ, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। हर बात पे पॉलिटिकली मोटिवेशन करते रहते हो। अरे पॉलिटिकली मोटिवेशन करने के लिए कोई तुम्हारे लेवल का एक लीडर तो तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा ना। अरे यार, मैं तो तुम्हारे पैर के नीचे की जुत्ती के जमीन के दूर के भी बराबर नहीं हूँ। क्या पॉलिटिकली मोटिवेशन होगा? समझ में नहीं आता है। हर बात को ढकने के लिए एक ही बात बोलता है, पॉलिटिकली मोटिवेशन, पॉलिटिकली मोटिवेशन। उसके साथ में ज्यादा से ज्यादा अभी तुम पहले बोलते थे नौटंकीबाज, ड्रामेबाज। ये लोग नौटंकी कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। जब हम खून पसीना बहाकर लहू लहान होकर अरुणाचल से चल के यहाँ तक आ रहे थे, बीच रास्ते में कहते थे कि नौटंकीबाज, ड्रामेबाज, और अब इनका नया डायलॉग आया है कि ये सड़क चाप लोग हैं। लेकिन इस बात पे मुझे तुम्हें शाबाशी देनी पड़ेगी। कम से कम इतना झूठ बोलने के बाद तुमने एक सच तो बोला कि हम सब जो सड़क चाप है। वाकई हम सब सड़क चाप है। क्यों सड़क चाप है हम लोग? क्योंकि हमारे हिस्से का धन जो है वो तुम सारे लूट लिए तुम्हारे महल बनाने में, तो हम तो सड़क पर ही रहेंगे ना। कहां से ला करके हम अपने लिए घर बनाएंगे? हमारे हिस्से का सारा फंड, सारा स्कीम तो तुमने दबोच लिया, अपने तुम पिटारे में कैद कर लिया। तो हमको तो रहने, पूरा अरुणाचल का 98% पॉपुलेशन सड़क चाप है, क्योंकि 2% में से 1% तो तुम दलाल नेतागिरी लोग हो, और 1% तो बेकार वाला करप्टेड ऑफिसर लोग। तुम लोग का ही सब कुछ चलता है। अरुणाचल में आप लोग कभी विजिट कीजिएगा, दिल्ली वालों, एक बार कभी विजिट कीजिएगा, बंदरदेवा से लेकर के चिंपू तक जाइएगा, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जितने बड़े बड़े बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ओनर पूछिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ओनर पूछिए, जाकर के कहीं ना कहीं एक नेता होगा, नहीं तो एक ऑफिसर होगा, अधिकारी होगा। कोई भी आम जनता का कोई प्रॉपर्टी नहीं है वहां पे। ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा कहां से आता है? मैंने पहले भी बोला है, एमएलए का सैलरी कितना है? हमारे एमएलए का सैलरी तो कितना था? 3 लाख कुछ था, 3,40,000 कुछ था।
1,40,000 एक सिंपल एमएलए, सीएम की सैलरी की मैं बात कर रही हूँ, तो उसको आप जोड़िए, पिछले 7 साल में एज ए चीफ मिनिस्टर उसने इतनी सैलरी ली है, उसमें से फिर उसका छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते, डिडक्शन होती है, अलाउंसेस काटते हैं, बचता कितना है? उसके बाद इतनी करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आए हैं? इतने करोड़ बनाने के लिए कितने आम जनता के हक के पैसे को मारते हो, उसी आम जनता को घर से बेघर करते हो, आम जनता का बच्चा अनपढ़ गवार होके रह गया, आम जनता का बच्चा बेकार होके दारू पी के, भांग पी के, ड्रग्स लेके उधर सड़क पे घूम रहा है, चोरी चकारी कर रहा है। किसके वजह से? सरकार के पास एक अच्छा नीति ना होने के वजह से, सरकार के पास एक अच्छी योजना ना होने की वजह से। तो हम इसी चीजों पर तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये चीजें जब हम अरुणाचल में बोलते तो कोई तो सुनता नहीं है, कोई बेचारा अच्छा खासा लड़का लोग यूथ ऑर्गेनाइजेशन निकल के आता है तो पब्लिक ट्रोलिंग हो जाता है। पब्लिक ट्रोलिंग भी वो जेन्युइन पब्लिक ट्रोलिंग नहीं करता है, वो बेकार का एक एमएलए 5-5, 10-10 फेक अकाउंट बना के रख के ट्रोलिंग करता है। अरे भाई लोग चाय पानी पीने के लिए 10-15 हजार चाहिए होगा, इसलिए हाला कर रहे हैं। तो कौन लड़का, कौन इंसान निकल के आएगा सही बातों पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए? हर घड़ी हर दम इसी ताकते रहते हो कि लोगों को कैसे सप्रेस किया जाए, हर दम लोगों को सप्रेस करते हो, और सप्रेस की लेवल यहाँ तक बढ़ गई। आप सोच के देखिए, जबकि भारत की राजधानी अरुणाचल प्रदेश में हर राज्य के पब्लिक के लिए, हर राज्य के सरकार को एक एक प्लॉट अलॉट किया जाता है, एक एक बिल्डिंग बनाने का उसको प्रावधान है। अरुणाचल भवन बनाया गया, अरुणाचल हाउस बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? ये अरुणाचल भवन और अरुणाचल हाउस किसके लिए बनाया गया? अरुणाचल के जनता के लिए। जो अरुणाचल का जनता अरुणाचल प्रदेश से आएगा दिल्ली शहर में, उनको ठहरवाने के लिए, उनको रुकवाने के लिए अरुणाचल भवन और अरुणाचल हाउस बनाया गया। वो भी प्रायर परमिशन अप्लाई किया लोगों ने, अरुणाचल नारी शक्ति टीम ने प्रायर परमिशन अप्लाई किया है। 19 नवंबर को अरुणाचल नारी शक्ति टीम ने वहां ईटानगर से उन्होंने ऑनलाइन फैक्स किया या व्हाट्सएप किया, टेलीग्राम किया कि हम 25-26 टेंटेटिवली 25-26 के अंदर हम कुछ इतने नारियां आ रहे, हमें आपके भवन के अंदर या हाउस के अंदर कोई कमरा नहीं चाहिए, हमें भवन के बाहर, हाउस के बाहर जो आपका खाली स्पेस पड़ा है वो हमें चाहिए, वहां पे हम टेंट बनाकर रहना चाहते हैं, हम अपने खर्चे पर रुकना चाहते हैं। और वहां जहां बात हुई शौचालय की, टॉयलेट्स की, तो इतना प्रावधान हमने किया कि वो जो चलती फिरती टॉयलेट वाली बेन नहीं होती है, एक एक बेन में 10-15 टॉयलेट लगे हुए होते हैं, उसको हम डेली बेसिस पे खर्चा करके भी उस टॉयलेट को यूज करने के लिए हमने वो भी इंतजाम किया। आपके पास बहाना करने के लिए कुछ बचा नहीं, आपने आराम से 2 दिन टेंट लगवाने दिया, लाखों रुपए खर्च करने दिए, टेंट वाले को लाखों की रुपयों में एडवांस देना पड़ा। उसके बाद टेंट बन के तैयार हो गए तो रातों रात 10:30 बजे आकर के आपने पूरा टेंट हटवा दिया। अगर टेंट हटवाना ही था तो बोल देते ना लेबर लोगों से, जो साइट पे काम कर रहे थे उनसे बोल देते कि भैया 2 घंटे के अंदर ये टेंट खाली करो, यहाँ अलाउ नहीं है। कम से कम बोल तो देते, हमारा पैसा जो हमने एडवांस में दिया था उससे बच तो जाता। कुछ पैसे वो लोग अपने लेबर चार्ज जरूर ले लेते, लेकिन कुछ तो बच जाता, वो भी नहीं। पूरी तरीके से बर्बाद करने का इतना शानदार साजिश रचाया गया कि बोलने की तो और कुछ बचा ही नहीं। घर से भी जाए ये लोग, बिस्तर से भी जाए ये लोग, पेट से भी जाए ये लोग, इनको भूख भी लगे तो इनके जेब में इतना पैसा ना बचे कि एक बोतल पानी खरीद के पिए या एक प्लेट खाना खरीद के खाए। ऐसी साजिश रची गई है अपने लोगों को सताने के लिए। वो भी अगर कोई मर्द होता तो भी सोचने वाली बात है। चलो मर्दे जो क्या होते हैं कि पेट में 10 दिन ऐसे गमछा बांध के 10 दिन भी भूख बर्दाश्त कर सकते, औरतें कैसे करेगी? औरतें शारीरिक रूप से मर्दों के मुकाबले थोड़ी बहुत कमजोर होती है। औरतों को भूख जल्दी लगता है, भावुक जल्दी होती है, रोना जल्दी आता है।
तो भगवान ने जिस भी आप धर्म के ग्रंथ पे जाइएगा, चाहे आप कुरान शरीफ में जाइएगा, चाहे आप भागवत गीता में जाइएगा, चाहे होली बाइबल में जाइएगा, चाहे आप बोधि धर्म में जाइएगा, चाहे आप तोरा में जाइएगा, दुनिया के जितने भी धर्म है, हर धार्मिक ग्रंथ में ये लिखा गया है कि औरतें कुछ प्रतिशत मर्दों से कमजोर होती है। तो उस कमजोर प्राणी के ऊपर ये अत्याचार क्यों? ये किस प्रकार का अत्याचार है? औरतें एक माँ होती है, औरतें एक पत्नी होती है, औरतें एक बेटी होती है, औरतें एक बहू होती है, औरतें एक बहन होती है। तो पूरे अरुणाचल से इन लोगों ने घोषणा किया, अरुणाचल नारी शक्ति, हम दिल्ली जा रहे हैं, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को सपोर्ट करने जा रहे हैं। पूरी तरह से घोषणा करके ट्रेन के ऊपर भी बैठ करके इन लोगों ने लाइव वीडियो बनाया, सबने बताया वारी वारी कैसे अपना हाल, जानबूझ करके लोगों को सताने के लिए, औरतों को सताने के लिए, महिलाओं को सताने के लिए ये जो गंदी साजिश रची गई, इसके बारे में अब हम क्या बोले? पूरे भारतवर्ष में फैलाइएगा ये खबर, आप लोगों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में फैलाइएगा कि जब कोई अपने राज्य से राजधानी में आते हैं तो राजधानी में उनका जो एक ठिकाना होता है, जो घरौंदा होता है, जो उस राज्य के लिए जो कि तयशुदा जो एक घरौंदा होता है, उस घरौंदे में आकर के लोगों के भावनाओं के साथ, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है, किस तरीके से रौंदा जाता है। ये खबर आप लोग जरूर फैलाइएगा। मेरे पत्रकार मित्रों से मेरी निवेदन है, क्या इस तरीके की, इसे क्या कहेंगे? अगर आप लोग पत्रकार मित्रों, अगर आप लोगों के ध्यान में हो तो आपने एक मोदी जी का एक स्पीच सुना होगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक समारोह में स्पीच दिया था। मोदी जी ने कहा था, मेरे लिए 135 करोड़ भारत की जो जनता है वो मेरे लिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब मेरे लिए एक समान है, बराबर है। मैं आज इस देश का प्रधानमंत्री बना हूं तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मैं इस देश का प्रधान सेवक बना हूं, और मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करके आप लोगों ने मुझ पे उपकार किया है। इसीलिए मैं हर एक इस देशवासियों को, 135 करोड़ देशवासियों को मैं नमन करता हूं और आपके सेवा में मैं अपने आप को 24 घंटे समर्पित करता हूं। यही मोदी जी ने कहा था ना। तो मोदी जी, आज हम आपसे कहते हैं, आपसे हम सवाल करते हैं कि मोदी जी, आदरणीय पिताश्री मोदी जी, कि आपके वो बातें कहाँ गई, आपके वो भावुक बातें कहाँ गई, आपके वो वायदे कहाँ गए? आपने वायदा किया था ना, तो वो कहाँ चले गए? ये कैसा नीति है, कैसा नियम है, कैसा सिस्टम लगा के रखा है? जबकि आपको पूरा पता है कि हम अरुणाचल प्रदेश से पिछले 2.5 महीने से ऊपर हो गए, करीब 3 महीने होने को हो गए। कल 25 तारीख आएगा ना नवंबर का, तो 3 महीना हो जाएगा। 3 महीने होने को हो गए हम यहाँ पर सर रहे हैं आपके इंतजार में। आपको हमने क्या क्या नहीं भेजे, आपको हमने अपने रिश्ते का भी वास्ता दिया, हमारे बीच में जो रिश्ता है वो तक हमने आपको बतलाया, आपको अपनी जिम्मेदारियों से अवगत कराया। हम रोते रहे, बिलखते रहे, आपसे हम गुहार लगाते रहे, हाथ जोड़ती रही, विनती करती रही। आपके पैर के तो दर्शन हमें नहीं हो पाए, फिर भी हम न्यूज चैनल के माध्यम से आपके पैर छूते रहे हम, फिर भी आपको एक बार भी सुनाई नहीं दी। लेकिन एक अच्छी बात मोदी जी ने करी है, आपने अरुणाचल जाकर के हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, और हवाई अड्डे के उद्घाटन में आप सीधे यहाँ से दिल्ली से ईटानगर दोनीपोलो एयरपोर्ट होलोंगी उतरे, वहां पे उद्घाटन किया, पिता काटा, उसके बाद तुरंत आप लौट कर आ गए। अरुणाचल के धरती पर आप घूमने नहीं निकले। मोदी जी, अगर आप अरुणाचल के धरती पर थोड़ा देर के लिए 10-15 मिनट के लिए अगर आप सैर सपाटा करने निकलते तो कितने महिलाएं, कितने बच्चे, कितने युवा आपके बाहर इंतजार कर रहे थे, आपको जरा भी अंदाजा नहीं होगा। इतने सारे लोग आपके एक दर्शन को तरस रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो हम अपनी संकटों के बारे में, अपने दुख तकलीफों के बारे में हम उनको बताएंगे, लेकिन आपने वो मौका भी नहीं दिया।
आप केवल आए और जो भीड़ आपने देखा ना पंडाल के अंदर, वो भाड़े के तत्व थे सब। 500-500 रुपए में हायर किया गया लोग था। यहाँ जो आज 100-150 के तादाद में ये जो भीड़ है ना, ये भाड़े का तत्व नहीं है। ये एक एक महिला अपने अपने जेब से 50-50 हजार रुपया निकाल करके डिपॉजिट करके यहाँ आए हैं, अपने घर से पैसे खर्च करके यहाँ आए हैं और यहाँ करप्शन के अगेंस्ट बैठे हैं। लेकिन वो जो पंडाल में 10-15 हजार लोग दिखे ना, न्यूज चैनल में दिखा, टीवी स्क्रीन में दिखा ना, सब 500-500 में हायर किए हुए भाड़े के तत्व थे वो लोग। क्या जरूरत है इतना तामझाम दिखाने की? क्या जरूरत है इतना दिखावा करने की? क्या जरूरत है? मोदी जी के लिए हमारे दिल में इज्जत है। हमने तो मोदी जी को संदेशा भेजा भी था कि मोदी जी हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं ईटानगर, हमको लेके चलिए, आप हमें उठाइए यहाँ से और सीबी और ईडी के 2 अफसर लेके चलिए। कौन सा ना इतना बड़ा भारी भरकम चीज आपको यहाँ से उठाना था, आप माने नहीं। आपको लगता है मोदी जी आपके जो मित्र है छोटे भाई पेमा खांडू जी श्रीमान, अरे हमारे मोदी जी को ना पेमा खांडू का नाम उच्चारण में थोड़ा तकलीफ होता है, वो पेमा नहीं बोलते, वो प्रेमा खांडू बोलते हैं। तो मोदी जी आपका जो मित्र है ना प्रेमा खांडू जी, उसने आपको कुछ उल्टी सीधी तकिया पराकर रखे हुए हैं। वो जो बताते हैं आप उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो, कान में रुई ठूस लेते हो कि हम सिर्फ सुनेंगे तो प्रेमा बाई के सुनेंगे, बाकी किसी की नहीं सुनेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है मोदी जी? आज तो हमें आपसे सवाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने दिन से हम रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, यहाँ हम इतनी यातनाएं सह रहे हैं आपकी केवल एक आवाज के लिए, आपकी एक पुकार के लिए। हम अभी भी आपसे कह रहे हैं, हम आपके परिवार का हिस्सा है, हमें अपने आप से अलग मत कीजिए। ये जितनी माताएं आई हैं, ये सारे मासूम माताएं हैं, इन माताओं का कोई कसूर नहीं है। इन्होंने मुझे 1.5 महीना पैदल चलते हुए देखा, इन्होंने मुझे रोते हुए देखा, मुझे हंसते हुए देखा, इन्होंने हर घड़ी हर मिनट मुझे वहां से अरुणाचल से लेकर दिल्ली पहुंचने तक का मेरा सफर का ये सब साक्ष्य गवाह है, जीता जागता गवाह है। तब जाकर के इनके दिल में, इनके मन की अंतरात्मा जागी, इनके दिल में वो भावना उत्पन्न हुई कि हमारी बहन हमारी बेटी वहां पर वो चल सकती है, तो क्या हम ट्रेन या हवाई के जरिए हम दिल्ली नहीं पहुंच सकते उनको सपोर्ट करने? इसीलिए ये लोग आज यहाँ आए हैं, अपने पैसे खर्चे करके आए हैं। ये लोग यहाँ पर भी वो सवाल करते हैं फंडिंग कौन कर रहा है? अरे ढूंढो ना भैया, फंडिंग कौन कर रहा है ढूंढो। अरुणाचल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाओ, हर एक जिले हर एक ब्लॉक में जाओ, घर घर में जाके छानबीन करो, फंडिंग कौन कर रहा है तपोसिकल के पीछे। स्पॉन्सर को निकाल के दिखाइए कौन फंडिंग कर रहा है, दिखाइए। सारे आम जनता फंडिंग कर रही है, मैं बताती हूँ, लेकिन आप लोगों को इस पर भरोसा नहीं होता है। ज्यादा छानबीन करी ना तो कल को मुझे मजबूरन ये नकली का प्रोपेगेंडा बनाना पड़ेगा कि पेमा खांडू खुद ही फंडिंग कर रहा है। बहुत सारी ऐसी गंदी गंदी हरकतें की गई है कि मुझे मतलब बोलते हुए मेरे जुबान तर्राते, मेरे जुबान कपाते हैं। इतनी गंदी लोग कैसे हो सकते इस संसार में? आए तो 4 दिन की जिंदगी जीने के लिए, जाओगे तुम उसके बाद जिंदगी खत्म होने के बाद। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे बड़े भाई भी चले गए, एक दिन तुम भी जाओगी, मैं भी जाऊंगी, हम सब जाएंगे। लेकर क्या जाएंगे? आए खाली हाथ थे, अभी तुम महलों में रह रहे हो, स्वर्ग में रह रहे हो, हम तो सड़क पर रह रहे, मिट्टी पर रह रहे। हम जाने के बाद भी मिट्टी में ही हमारा ये शरीर धस जाएगा। हम मिट्टी के मोम के पुतले हैं, मिट्टी में ही धस जाएंगे, हम लेकर कुछ नहीं जाएंगे। तो किस बात का घमंड है तुमको? इतना घमंड करना सही नहीं है। घमंड का घड़ा जब टूटेगा, कहते हैं ना लोग, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। शायद तुम्हारी मौत आने वाली, इसीलिए तुम इस तरफ भागते चले आ रहे हो। हरकतें तुम्हारी अरुणाचल में खत्म नहीं हुई, जो दिल्ली तक तुम ये साजिश और गंदी राजनीति लेकर आ गए। अरे कम से कम दिल्ली शहर में हमारा इतना बनता है, पता है? हम जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो मेहमान हमारा दुश्मन है कि दोस्त है। हम सबसे पहले पूछते, आइएगा प्लीज बैठो, पानी लेंगे आप, चाय लेंगे। हमारे अरुणाचल में पेप्सी का बड़ा रिवाज है। हम सबसे पहले पूछते, आप पेप्सी लेंगे कि चाय लेंगे? उसके बाद एक गिलास ठंडा पानी या पेप्सी देने के बाद हम उनसे पूछते हैं, बताइए आप किस कारण से आए हैं?
वो तलवार लिए हमारा गर्दन धड़ सिर से धड़ को अलग करने के लिए आए। तलवार यहाँ गर्दन पे लटकाई भी रखेंगे ना तो भी हम प्यार से अदब से बात करते हैं। अरे ये लोग आपके दुश्मन नहीं है। अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो मेरे साथ थोड़ा बहुत जो भी आपने करना था बहुत कुछ कर दिया, उसको भी मैं शांति से सह रही थी। लेकिन इन लोगों के साथ वो बदसलूकी किस लिए? क्यों किया आपने ऐसा बदसलूकी? ये मेरा सवाल पेमा खांडू से था। करप्शन है तो है, बोल दीजिए। पेमा भाई आपने कोई करप्शन नहीं करी है तो आप सीबीआई ईडी लगवा दीजिए। आप अपने नीचे के लोगों के लिए इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? जिसने करप्शन किया है उसको उसका हक का सजा दिलवाइए ना। अपने तकित जिरंग को तो पेपर बेचने के उसमें बता दिया, विनती बोरान को बता दिया, वैसे ही और भी अफसरों को बताते जाइए। आप अपना दामन साफ कीजिए। ये गंदी राजनीति खेलने की क्या जरूरत है? मत खेलिए गंदी राजनीति, और बहुत भारी पड़ने वाला है आपको। अभी भी समय है, मैं कह रही हूँ अभी भी समय है। सीबीआई और ईडी रेकमेंड कर दीजिए और सारी बातें यहीं पर खत्म कर दीजिए। हम भूलने को तैयार है आपको, हम माफ करने को तैयार है। हमारे साथ जो भी आपने दुर्व्यवहार किया है सिर्फ आप सीबीआई और ईडी लगवा दीजिए। बाकी बातें हम सब भूल जाएंगे। वैसे हमारा दिल बहुत बड़ा होता है। हम गरीब जरूर है, सड़क में रहते जरूर है, कोई पक्का मकान में नहीं रहते, जंगल में पहाड़ में रहते, हम रेंग रेंग कर रहते, फिर भी हमारे पास हमारे भगवान ने हमें बहुत बड़ा दिल दिया। हम छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी हरकतों को हंस हंस के यूं ही माफ कर देते। तो अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए, अपने आप को ट्रैक पे लेके आइए, लाइन पे लेके आइए। ये हमारा आपसे अनुग्रह है। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश से आम जनता ने, मेरे जितने माताओं ने आज बोला, कितने प्यार और कितने इज्जत और कितने भरोसे और कितने अदब के साथ आप लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर यहाँ दिल्ली भेजा। और यहाँ दिल्ली पे बैठकर आप लोग क्या कर रहे हो? तमाशा देख रहे हो, तमाशा। अरुणाचल वाले गरीब जनजाति वाले आएंगे दिल्ली में, कटोरा लेकर भीख मांगेंगे, ट्रैफिक सिग्नल में भीख मांगेंगे, सोने का जगह नहीं मिलेगी तो फ्लाईओवर के नीचे बिस्तर डालकर सोएंगे। वो नजारा देखकर मजा से एंजॉय कर रहे हैं। समय बताएगा, मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी। आपको आपके किए के सजा आपको समय देगा, समय बताएगा आपको। बहुत हो गया आप लोगों का ये नौटंकीबाज, ड्रामेबाज। मीडिया में आते हो, टीवी चैनल में आते हो, किसी समारोह में जाते हो, बड़े बड़े भाषणबाजी करते हो, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। प्रैक्टिकलिटी में क्या किया आपने? प्रैक्टिकल में क्या किया? लोगों को प्रताड़ित किया, लोगों को सताया, उससे ज्यादा क्या किया आप लोगों ने? हम इस लहजे से आपसे बात करना नहीं चाहते थे। हम बड़े अदब से बात कर रहे होते हैं, बड़े रिस्पेक्ट के साथ हम आपसे प्रे कर रहे होते हैं। हमने हर वो मुमकिन कोशिश की कि आपको हम प्यार से अपनी बातें समझा सके। हमें कठोर होने पर विवश मत कीजिए ये सोच करके हमने हर वो मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिरकार आपने क्या कर दिया? हमें कठोर होने पर आपने हमें विवश कर ही डाला आपने। आज हम कठोरता से सवाल करते हैं इन 3 एमपीओ से। अरे जो लोग पब्लिक सर्विस नहीं दे सकते, पब्लिक की सेवा नहीं कर सकते, क्यों आते हो आप लोग पब्लिक फील्ड में? क्यों आते हो पब्लिक के मैदान में? जिनको राजा महाराजा जैसा रहने का आदत है, जाइए ना स्विट्जरलैंड घूमिए, कहाँ घूमिए, फॉरेन कंट्री, इंग्लैंड अमेरिका घूमिए, रहिए। पब्लिक फील्ड को छोड़ दीजिए आप लोग। पहले हमारी लड़ाई थी भ्रष्टाचार से, उसके बाद हमारी लड़ाई हुई पेमा खांडू के गंदे साजिशों से, अब हमारी लड़ाई हो रही है हमारे 3 एमपी से। क्या सोचते खुद को? जिस जनता की सेवा करने के लिए तुमने संविधान के सामने, संविधान के ऊपर हाथ रखकर शपथ खाई, उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो तुम लोग। उसी जनता की तुम लोग अपमान कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। लोकतांत्रिक देश में जनता ही सब कुछ होता है। इंडिया इज डेमोक्रेसी कंट्री, छोटे से क्लास 3-4 में पढ़ाया जाता है। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी कंट्री, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा कौन होता है? बाय द पीपल।
तो बाय द पीपल से जो सरकार बनती है, गवर्नमेंट बनता है, जो भी कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनता है, उसको किस बात का गुरूर है, किस बात का घमंड है, उसको किस बात का अहंकार है। अरे मैं अभी भी कहती हूँ यार, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ झगड़ा यहीं पे खत्म करो और सीबीआई ईडी भेज दो ईटानगर। आप लोग भेज दीजिए सीबीआई ईडी, हम भी हंसी खुशी यहाँ से चले जाएंगे और 2024 तक आप लोगों के फोटो पर हम लोग आरती उतारेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। बस इतना कीजिए। अगर सीबीआई ईडी भेजना होता ना, एक तो पेमा खांडू भाई को अरुणाचल से रेकमेंड करना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर रहा है। दूसरा, यहाँ से 3 एमपीओ को हमारे आवाज को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहिए और उनको रेकमेंड करना चाहिए कि वाकई हम पार्टी के लिए प्रतिबद्ध है, पार्टी के लिए हम काम करते, हमारे पार्टी जितने पैसे वहां भिजवाते, वहां की राज्य की जो सरकार है वो ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा, चलो सीबीआई डालते। ये सबसे पहले किरण रिजिजू और तपन राव को बोलना चाहिए, पीछे पीछे नामन रिजिया को बोलना चाहिए, लेकिन बोला आज तक। सारे लालची लोग हैं, कमीने लोग हैं, अपने मंत्री पद को बचाने के लिए, अपने एमपी पद को बचाने के लिए। खैर, में समय की कमी है, पुलिस बार बार मुझे सिग्नल दे रहे, तो आज यहाँ तक खत्म करते हैं। हमारा अगला डेट 28 को है, हम 28 को आएंगे। कम से कम आप लोगों से गुजारिश है, मुझे 2 घंटा टाइम दीजिएगा बोलने का। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू अगेन।